अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सेल जिंदगी का सबसे अहम और छोटा यूनिट है। सेल्स लाखों इकसाम के होते हैं। कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया वगैरह। कुछ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ सेल्स का मजमुआ होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और मिस कुछ सेल्स बैटरी के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि रिमोट्स में इस्तेमाल होने वाले सेल्स। जी मोहसिन, लेकिन ये सेल्स बैटरी के सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। लिविंग सेल्स जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मुहैया करते हैं, जबकि बैटरी सेल्स उस जिस्म को काम करने की कुव्वत मुहैया करते हैं जिसके साथ उन्हें अटैच किया जाता है। मिस, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, तो क्या तमाम ऑर्गन्स के सेल्स भी मुख्तलिफ होते हैं? जी फरीना, हर ऑर्गन के सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद ऑर्गेनल्स एक जैसे होते हैं। मिस, ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इमरान, ऑर्गेनल्स सेल में मौजूद छोटे सब यूनिट्स को कहते हैं। ऑर्गेनल्स से मुराद छोटे ऑर्गन्स हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गन्स हमारे जिस्म को प्रॉपर्ली काम करने में मदद देते हैं, उसी तरह हर ऑर्गेनल अपने खास फंक्शन के तहत सेल को काम करने में मदद देता है। स्टूडेंट्स, आज हम मल्टी सेलुलर सेल्स वाले जानदार यानी कि जानवरों और पौधों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज का प्रैक्टिकल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम मेंढक के जिस्म में मौजूद एनिमल सेल का मुशाहिदा और खून के सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम अनियन एपिडर्मिस के जरिए प्लांट सेल का मुशाहिदा करेंगे। मिस, हमें पढ़ना सेल्स के बारे में है, लेकिन हम इस मकसद के लिए खून को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सेल्स और खून एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है? स्टूडेंट्स, वो सेल्स जो एक खास फंक्शन के तहत इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक टिश्यू बनाते हैं। खून हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एक टिश्यू है, यानी सेल्स का ऐसा कलेक्शन जो जिस्म में खास फंक्शंस को सर अंजाम देने में महारत रखता है। खून दूसरे टिश्यूज से बिल्कुल मुख्तलिफ फ्लूइड की शक्ल में होता है, जिसके सेल्स एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंड होते हैं और ये मीडियम प्लाज्मा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने तजुर्बे के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। आइए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। एनिमल सेल के गिर्द प्रोटीन और फैट के बनी हुई एक लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसमें बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं। आमतौर पर यह सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेली नुमा मटीरियल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और रिबोसोम्स पाए जाते हैं। मिस, मैं जानती हूँ कि खून दो तरह के सेल यानी रेड सेल्स और व्हाइट सेल पर मुश्तमिल होता है। मिस, ये दोनों सेल्स क्या काम करते हैं? फरीना, रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये पूरे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करता है, जबकि व्हाइट सेल्स इंफेक्शन के खिलाफ जिस्म को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल के अपैरेटस को देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है वॉच ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, सिरिंज, सीजर्स, कुछ ड्रॉपर्स हैं हमारे पास, फोर्सेप्स, इस बीकर में हमारे पास पानी है, स्लाइड्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंटीकोगुलेंट EDTA सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, इथेनॉल और एक फ्रॉग। जी स्टूडेंट्स, आइए अब अपना तजुर्बा शुरू करते हैं। मैंने एक एनेस्थेटाइज्ड फ्रॉग यानी बेहोश किया हुआ फ्रॉग लिया है। अब मैं 5 ml की सिरिंज को 5 ग्राम EDTA एंटीकोगुलेंट से भरूंगी। अब मैं इस सिरिंज को एनेस्थेटाइज्ड फ्रॉग की वेन में लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सा खून भरूंगी और फिर आहिस्तगी से मिक्स करूंगी। अब मैं एक ग्लास स्लाइड लूंगी
अब मैं इस स्लाइड के एक कोने पर खून का एक कतरा डालूंगी। अब मैं एक दूसरी स्लाइड लूंगी और इस स्लाइड के कोने को इस कतरे पर 45 डिग्रीज के एंगल पे रखूंगी ताकि खून स्लाइड की एजेस पर फैल जाए। अब मैं दूसरी स्लाइड को स्मूथ मोशन के जरिए पहली स्लाइड के ऑपोजिट एंड तक लेकर जाऊंगी ताकि खून स्लाइड पर फैलकर एक थिन स्मेयर यानी बारीक सी तह बन जाए। अब मैं स्लाइड को छोड़ दूंगी ताकि ब्लड स्मेयर खुश्क हो जाए। अब हम इस स्मेयर को एब्सोल्यूट अल्कोहल में भिगोकर फिक्स करेंगे। मोहसिन, आप वहां से बीकर उठा लीजिए। अब मैं इस पर मिथाइलिन ब्लू के चंद कतरे डालूंगी और फिर उसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं स्टेन पर डिस्टिल्ड वाटर के चंद कतरे डालूंगी। अब इसे हल करने के लिए स्लाइड को आहिस्तगी से हिलाऊंगी। अब मैं इस स्लाइड को एक दफा फिर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मैं स्लाइड को पानी की हल्की धार के नीचे धोऊंगी। अब मैं इजाफी पानी को ब्लॉटिंग पेपर से खुश्क करूंगी। अब स्लाइड को हवा में खुश्क करूंगी। मिस, हम स्लाइड पर कवर स्लिप क्यों नहीं लगा रहे? फरीना, स्लाइड पर फिक्स्ड मटेरियल मौजूद है, इसलिए इस पर कवर स्लिप लगाने की जरूरत नहीं। जी स्टूडेंट्स, हमारी स्लाइड अब तैयार है। अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसका मुशाहिदा करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप में से कौन पहले आकर देखना चाहेगा? जी आइए मोहसिन, उसके बाद आप दोनों भी बारी बारी आकर इसका मुशाहिदा कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या मुशाहिदा किया? मिस, मैंने देखा कि रेड ब्लड सेल्स गोल शेप में हैं। जी मिस, और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। और मिस, मैंने मुशाहिदा किया कि व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है। आइए इसका रीकैप देखते हैं और दूसरे प्रैक्टिकल के हिस्से की तैयारी करते हैं।
आइए अब हम अपने तजुर्बे के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अब हम प्लांट सेल का मुशाहिदा करेंगे। मिस, क्या प्लांट सेल्स का भी यही स्ट्रक्चर होता है? क्या इनमें भी व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स होते हैं? नहीं इमरान, प्लांट सेल में व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में बहुत से स्ट्रक्चर्स मुश्तरक हैं और ये एक जैसी एक्टिविटीज सरअंजाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो मुश्तरक नहीं होते और ये स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज सरअंजाम देते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो इस मखसूस सेल के लिए जरूरी होती हैं। आइए प्लांट सेल के स्ट्रक्चर से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। प्लांट सेल के गिर्द एक थिक रिजिड मेम्ब्रेन है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर प्रोटीन और फैट की एक बारीक तह है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके दरमियान एक बड़ा वैक्यूल होता है जो मुख्तलिफ मटीरियल्स जमा करने के काम आता है। वैक्यूल के साथ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होता है। एक प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेंट्रोसोम्स और रिबोसोम्स मौजूद होते हैं। मिस, अभी हमने थ्योरी में देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन जब हमने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा तो इसमें तो कोई सेल वॉल नहीं थी। जी स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल सेल में अहम फर्क सेल वॉल है। ये प्लांट सेल को एक मखसूस शेप देती है। ये सेल्यूलोज फाइबर, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। एक सेल वॉल दूसरी नेबरिंग सेल वॉल से मिलकर एक टाइटली बाउंड प्लांट स्ट्रक्चर बनाती है। पौधों के जनरल सेल के बारे में जानने के लिए हम प्याज की एपिडर्मिस की स्लाइड तैयार करेंगे। इसके लिए हम टिश्यू का ऐसा स्लाइस लेंगे जो सिर्फ चंद सेल मोटा हो ताकि उसमें से रोशनी आसानी से गुजर सके। आइए अब अपने तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है ब्लॉटिंग पेपर, अ पेयर ऑफ फोर्सेप, ड्रॉपर, अनियन बल्ब, वॉच ग्लास, स्लाइड्स, कवर स्लिप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्टिल्ड वाटर और मिथाइलिन ब्लू। स्टूडेंट्स, मैंने प्याज को पहले ही 4 वर्टिकल हिस्सों में काट लिया है। अब मैं स्केल लीफ यानी कि प्याज की अंदरूनी परत को अपने दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह पकड़ूंगी कि इसकी कॉन्केव साइड का रुख मेरी तरफ हो। अब मैं इस स्केल लीफ को अंदर की जानिब टीयर करूंगी। अब मैं आराम से एक बारीक शफाफ मेम्ब्रेन को उतारूंगी जो कि स्केल लीफ पर मौजूद एपिडर्मिस है। आप इसके लिए फोर्सेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इस एपिडर्मिस को पानी से भरे हुए वॉश ग्लास में रखूंगी और इस एपिडर्मिस के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। इमरान, वहां से स्कैल्पर ले आइए। अब हम एक साफ ग्लास स्लाइड लेंगे और उसके दरमियान में पानी का एक कतरा डालेंगे। अब हम एपिडर्मिस को स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि उसमें कोई बल ना आ रहे हों। अब हम इस पर आहिस्तगी से कवर स्लिप रखेंगे कि इसमें कोई एयर बबल ना हो।
अब हम इजाफी पानी को ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारी स्लाइड तैयार है। अब हम इसका माइक्रोस्कोप की लो और हाई पावर से मुशाहिदा करेंगे। आइए मोहसिन, आप और इसका मुशाहिदा कीजिए। ओके मिस। मिस, मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये इतना क्लियर नहीं होगा। अब मैं स्लाइड को स्टेज से हटा दूंगी और इसके एक कोने पर मिथाइलिन ब्लू का एक कतरा डालूंगी। अब हम ब्लॉटिंग पेपर से कवर स्लिप के दूसरे कोने को टच करेंगे ताकि स्टेन मटेरियल पर फैल जाए और इससे एक्सेस वाटर भी रिमूव हो जाए। मिस, हमने मिथाइलिन ब्लू क्यों इस्तेमाल किया? इमरान, मिथाइलिन ब्लू सेल्स और न्यूक्लियाई को स्टेन कर देता है जिससे ये आसानी से दिखाई देते हैं। अब हम इसे दोबारा माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब आप आकर इसका मुशाहिदा कीजिए। इसमें देख रहा हूँ कि सेल्स हेक्सागोनल शेप में है और इनके दरमियान कोई स्पेस भी नहीं है। आइए मोहसिन। मिस, मैंने मुशाहिदा किया कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीच में नहीं है बल्कि एक साइड पर है। जी बिल्कुल, अनियन एपिडर्मिस के तमाम सेल्स तकरीबन हेक्सागोनल हैं और तमाम सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान कोई जगह मौजूद नहीं होती। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म में एक जानिब न्यूक्लियस मौजूद होता है। मिस, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है जबकि प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल की एक जानिब होता है, दरमियान में नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा। आइए अब इस प्रैक्टिकल को दोहराते हैं। आज के तजुर्बे में हमने मेंढक के खून में मौजूद एनिमल सेल और प्याज की एपिडर्मिस में मौजूद प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा किया। सबसे पहले हमने मेंढक के खून से स्लाइड बनाई, इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और रेड और वाइट ब्लड सेल का मुशाहिदा किया। फिर हमने प्याज की एपिडर्मिस से स्लाइड बनाई और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा किया और सेल वॉल की निशानदेही की। शुक्रिया मिस, ये बहुत मालूमाती एक्सपेरिमेंट था। मैं तो अब तक हैरान हूँ कि एक छोटे से सेल में कितने कारआमद ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। किस तरह तमाम ऑर्गेनल मिलकर एक छोटे से सेल को काम करने में मदद देते हैं। जी बिल्कुल फरीना। आइए अब आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि प्लांट सेल के किस ऑर्गेनल को फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है और क्यों? शुक्रिया मिस, मैं आज जाते ही इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इजाजत दीजिए। अगले तजुर्बे में हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।